Yeah. So what I have today for you? Today we will discuss Edward Albee's life and his significant play The Zoo। जो एडवर्ड एल्बी है वो एक ड्रामेटिस्ट है। आपको ये समझना है कि एडवर्ड एल्बी एक ड्रामेटिस्ट है। उनका पूरा क्या नाम है? एडवर्ड फ्रैंकलिन एल्बी। एक पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है कि एडवर्ड फ्रैंकलिन एल्बी ही वॉज अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट रहे हैं। उनका जन्म कब हुआ है? 12th March 1928 and died on 16 September 2016. These are the two important things कि Edward Franklin Albee, a well-known dramatist of America, he was born on 12th March 1928 and died on 16th September 2016। हाल ही में अभी 4-5 साल पहले उनकी मौत हुई, 6 साल पहले। उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज हैं जिसमें आपको ध्यान में रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है द जू स्टोरी जो 1958 में आई है। द सैंड बॉक्स 1959 में आई है। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये काफी फेमस रहा। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। अ डेलिकेट बैलेंस 1966 में। एंड द थ्री टॉल वुमन। ये तीनों, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्ड फ्रैंकलिन एल्बी, अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ अमेरिका, born on 12th March 1928, died on 16 September 2016। and here you get what कि कुछ उनके इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। जो प्लेस के नाम क्या है? द जू स्टोरी। इसी को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। द जू स्टोरी के अलावा द सैंड बॉक्स, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, अ डेलिकेट बैलेंस, थ्री टॉल वुमन। एंड यू आल्सो फाइंड द डेट, वो सारा डेट भी आपको मिल रहा है कि क्या क्या उनका डेट है। तो you are getting here what? You are getting here some well-known plays written by Edward Franklin Albee, a well-known dramatist of America who was born on 12th March 1928 and died on 16th September 2016। अब उनके वर्क में क्या क्या है? Some critics have argued that some of his work constitutes an American variant of what Martin Esslin। मार्टिन एस्लिन भी एक बड़े राइटर थे, थिएटर ऑफ एब्जर्ड से जुड़े हुए। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका जो वर्क है, किसका वर्क है? एडवर्ड फ्रैंकलिन एल्बी का जो वर्क है वो मार्टिन एस्लिन नाम के राइटर के सिमिलर है। जैसा मार्टिन एस्लिन लिखा करते थे या जैसा मार्टिन एस्लिन का लिखने का तरीका था, सेम उसी पैटर्न पर अगर किसी ने अमेरिका में किसी ड्रामेटिस्ट ने लिखा है तो उसका क्या नाम है? एडवर्ड फ्रैंकलिन एल्बी। और ये जो उनका अपना तरीका था मार्टिन एस्लिन का, और वो किससे जुड़े थे? थिएटर ऑफ एब्जर्ड से जुड़े हुए थे मार्टिन एस्लिन। थिएटर ऑफ एब्जर्ड शब्द को ही उन्होंने क्वाइन किया था। मार्टिन एस्लिन ने एक शब्द क्वाइन किया था। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हु क्वाइंड द टर्म थिएटर ऑफ एब्जर्ड? मार्टिन एस्लिन ने क्वाइन किया था। इसके अलावा एडवर्ड फ्रैंकलिन एल्बी को उनके ड्रामा लिखने के लिए 3 बार पुलित्जर प्राइज दिया गया। पुलित्जर प्राइज अमेरिका में दिया जाने वाला सबसे बड़ा लिटरेरी प्राइज है। तो उनको जो है ये प्राइज कितनी बार दिया गया? 3 ऑफ हिज प्लेज, उनका 3 प्ले जो है क्या किया? 1 पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा एंड 2 ऑफ हिज अदर वर्क्स वन द टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, ये भी एक जनरल क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी टाइम्स ही गॉट पुलित्जर प्राइज? ही गॉट पुलित्जर प्राइज 3 टाइम्स। कितने टाइम्स उनको मिला? 3 टाइम्स मिला है। उनका जो ड्रामा है किसके सिमिलर उन्होंने लिखा हुआ है? मार्टिन एस्लिन। और मार्टिन एस्लिन कौन है? वो थिएटर ऑफ एब्जर्ड से जुड़े हुए एक बड़े राइटर है और उन्होंने ही थिएटर ऑफ एब्जर्ड जो फ्रेज है उसको क्वाइन किया हुआ है। क्वाइन करने का मतलब है कि उस शब्द का इजाद किया है, उस शब्द का यूज किया, आविष्कार किया आप कह सकते हैं, या उसका उन्होंने कहा कि हाँ इस वर्क के लिए थिएटर ऑफ द एब्जर्ड शब्द यूज किया जाए। तो इस पूरी शीट में मैंने आपको क्या बताया? आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट अमेरिकन ड्रामेटिस्ट एडवर्ड फ्रैंकलिन एल्बी के बारे में बताए। उनका जन्म कब हुआ? 12th मार्च 1928 को। डेथ उनकी कब हुई है? 16 सितंबर 2016 को। कहाँ के ड्रामेटिस्ट है? अमेरिका के। उनके फेमस प्लेस कौन कौन से? द जू स्टोरी जो 1958 में आई है, पहला इंपॉर्टेंट प्ले है। द सैंड बॉक्स 1959 में आई है।
हु इज आफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ 1962 में आई है, अ डेलिकेट बैलेंस 1966 में आई है, एंड थ्री टाल वुमन ये 1994 में आई है। और कुछ क्रिटिक्स ने कहा, क्या कुछ क्रिटिक्स, सम क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट some of his work constitute an American variant of what Martin Esslin identified, कि कुछ क्रिटिक्स ने ये कहा कि जो मार्टिन एस्लिन है उनके जैसा या उन्हीं के पैटर्न पर या उन्हीं की स्टाइल में एडवर्ड फ्रैंकलिन एलबी ने भी अपने ड्रामा को लिखा है। पुलित्जर प्राइज उनको कितनी बार मिला, 3 बार मिला हुआ है। और कुछ अदर प्ले के लिए उनको टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले मिला। तो यू गॉट अबाउट दिस थिंग्स की ये चीजें रही है इस शीट में। अब अगर आप देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ हुम, दिस इज द पिक्चर ऑफ एडवर्ड फ्रैंकलिन एलबी। वही सेम बातें बताई गई इस पेज में भी। 12 मार्च 1928 को जन्म हुआ, वाशिंगटन डीसी में उनका जन्म हुआ। डेथ कब हुई है, 16 सितंबर 2016 को, 88 साल की उम्र में, न्यूयॉर्क में। उनका व्यवसाय क्या था, ड्रामेटिस्ट थे 1958 से 2016 तक। ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। उनको जो है नोटेबल वर्क्स क्या रहा है, हु इज आफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, द जू स्टोरी, अ डेलिकेट बैलेंस, द गोट, और हु इज सिल्विया, थ्री टाल वुमन। यू आर गेटिंग हियर कि ये 2-3 इंपॉर्टेंट वर्क रहा, नोटेबल वर्क्स। हु इज आफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, द जू स्टोरी, अ डेलिकेट बैलेंस, द गोट, और हु इज सिल्विया, थ्री टाल वुमन। नोटेबल अवार्ड्स उनके कौन कौन से रहे, पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा, टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले, नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स, स्पेशल टोनी अवार्ड, अमेरिका अवार्ड इन लिटरेचर। आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ मेनी टाइम्स ही गॉट पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज उनको कितनी बार मिला है, जो पुलित्जर अवार्ड है, हाउ मेनी टाइम्स ही गॉट। या गिव मी क्विक आंसर, you can write in chat box, या you can unmute and give your answer. या अलीजा हैज सेड 3 टाइम्स, यस गुड अलीजा, 3 टाइम्स उनको मिला हुआ, गुड। तो वी आर गेटिंग कि उनको जो पुलित्जर प्राइज मिला कितने टाइम्स मिला हुआ, 3 टाइम्स मिला हुआ। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, ही गॉट पुलित्जर प्राइज 3 टाइम्स। बाकी ये सब रहा है। इफ यू गेट इट तो यू विल कम टू नो एडवर्ड एलबी और दिस थिंग्स आई टोल्ड यू कि क्या क्या चीजें हैं उनके साथ और क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है। तो यू गेट इट हियर। सो इन दिस वे यू सी व्हाट, इन दिस वे यू सी कि इनका अपना ये सब चीजें रहा। उनका पार्टनर कौन था, मतलब उनका जोनाथन टॉमस उनके पार्टनर, ऑल दिस थिंग्स यू सी। देन इन द नेक्स्ट पेज क्या क्या बताया जा रहा है, his works are often considered frank examinations of the modern condition। उनका जो वर्क है उसमें मॉडर्न लाइफ को लेकर के बात की गई। कौन सी लाइफ को, मॉडर्न कंडीशन, मॉडर्न लाइफ को। His early works reflect a mastery and Americanization of the theater of the absurd that found its peak in works by European playwrights such as Samuel Beckett। कह रहे हैं कि उनका जो वर्क रहा है उसमें जो है यूरोपियन प्लेरिट्स वगैरह जो भी थे वो सब, और अमेरिकनाइजेशन, खास करके उनका वर्क थिएटर ऑफ द एब्जर्ड से प्रभावित रहा। थिएटर ऑफ एब्जर्ड पे मैं एक वीडियो भेजूंगा अभी आपको, उस पे डिस्कशन हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कि थिएटर ऑफ एब्जर्ड क्या है। तो उनके वर्क में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलता है, थिएटर ऑफ एब्जर्ड उनका वर्क वो था। और थिएटर ऑफ एब्जर्ड के बड़े राइटर कौन कौन से हैं, सैमुअल बेकेट, यूजीन आइल्जिको एंड जीन जेनेट, ये थिएटर ऑफ एब्जर्ड से जुड़े हुए। मार्टिन एस्लिन एक नाम है, और इसके अलावा हैरोल्ड पिंटर है, ये सब बड़े नाम है जो रहे। उसी कैटेगरी के एडवर्ड एलबी भी है। His middle period comprised plays that explored the psychology। कह रहे उनका जो मिडिल पीरियड है या मिडिल पीरियड में जो उनके प्लेस आए हुए हैं उसमें साइकोलॉजिकल इशू, साइकोलॉजी ऑफ मेच्योरिंग, मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। तो बात के जो उनके प्ले है उसमें उन्होंने मैरिज को लेकर, सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर, साइकोलॉजी ऑफ मेच्योरिंग को लेकर के। यंगर अमेरिकन प्लेरिट्स सच एज पाउला Vogel credit LB's mix of theatrically and biting dialogue with helping to reinvent post-war American theater in the early 1960s. Later in life, LB continued to experiment in work as
द गोट और हु इज सिल्विया, इसमें इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो ये जो शीट है, इस शीट पे आपको क्या मिला, इस शीट पे मिला कि जो भी ड्रामा एडवर्ड एल्बी ने लिखा है वो किस पैटर्न पर लिखा है, थिएटर ऑफ एब्जर्ड के पैटर्न पर लिखा हुआ है। और थिएटर ऑफ एब्जर्ड में ये दिखाया जाता है कि सारी चीजें मीनिंगलेस है, फ्रूट एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ्रूटलेस है, बैरन है, अनफर्टाइल है, अनएक्सप्लेनेबल है, इरेशनल है, इलॉजिकल है, जीवन में कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस जीवन को देखते हैं, वैसा ही लिटरेचर वो लिखते हैं। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि थिएटर ऑफ एब्जर्ड से जुड़े हुए बड़े राइटर कौन है, सैमुअल बेकेट है, यूजीन आइजेको है, जीन जेनेट है, मार्टिन एसलिन है, हैरोल्ड पिंटर है। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने अपने प्ले पे और कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर को लिया है, मैरिज को, सेक्सुअल रिलेशनशिप को, साइकोलॉजी ऑफ मेच्योरिंग को, जो है ये सारी चीजें। तो आई जस्ट वांट टू नो कि यू कैन जस्ट राइट यस इन चैट बॉक्स, अगर आपको इतना सारा समझ में आ गया हो तो गिव मी रिस्पॉन्स, राइट यस। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शीट जो मैंने आपसे शेयर किया है, if you became able to understand these points, write yes. Yeah, you can unmute also and give your response. Yes, sir. ओके ओके, जागृति ने लिखा क्लियर, अलीजा ने भी लिखा क्लियर, ओके गुड। नाउ यू सी व्हाट, नाउ यू सी कि ये तो तीन उस पे था। देन यू फाइंड कि अ मेंबर ऑफ, जो उनका वर्क रहा है या जो उनका लाइफ रहा वो किस हिसाब से चलता है। अ मेंबर ऑफ द ड्रामेटिस्ट गिल्ड काउंसिल, जो ये आपके प्लेरिट है खास करके जिसको हम लेकर के बात कर रहे हैं, ये किसका हिस्सा है, ड्रामेटिस्ट गिल्ड काउंसिल के हिस्सा थे। अब मेंबर ऑफ द ड्रामेटिस्ट गिल्ड काउंसिल अमेरिका में। एडवर्ड एल्बी रिसीव्ड पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा, एडवर्ड एल्बी को 3 बार पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। और कौन कौन से ड्रामा के लिए मिला हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डेलिकेट बैलेंस के लिए मिला है 1967 में, सी स्केप के लिए मिला हुआ है 1975 में, थ्री टाल वुमन के लिए मिला है 1994 में। तो जस्ट टेल मी, ही गॉट पुलित्जर प्राइज 3 टाइम्स, व्हाट आर द नेम ऑफ द प्लेस, उन तीनों प्लेस के नाम बताइए और उनकी डेट बताइए। व्हाट आर द नेम ऑफ द प्लेस एंड द डेट। या the name of the Seven, plays are, yeah, a delicate balance, 1967, Seascape yes, 1975, and Three yeah, Tale Women 1994. 1994। सो आपने देखा कि उनको 3 बार पुलित्जर प्राइज मिला। 3 ड्रामा है, डेलिकेट बैलेंस 1967, सी स्केप 1975 एंड थ्री टाल वुमन 1994। एलबी was elected a fellow of the American Academy of Arts and Sciences। एलबी को जो है चुना गया था किसके लिए, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज इन 1972। In 1985, LB was inducted into the American Theatre Hall of Fame. In 1999, LB received the Penn Laura पेल्स थिएटर अवार्ड। ये सब उनको अवार्ड मिले हैं, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। और उनको जो है मिला हुआ था टोनी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2005 में। द गोल्ड मेडल इन ड्रामा फॉर द अमेरिकन एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 1980 में। कुल मिला के काफी कुछ उन्होंने काम किया, मिला, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा, इन 2008 इन सेलिब्रेशन ऑफ एलबीज 80 बर्थडे, अ नंबर ऑफ हिज प्लेस वर माउंटेड इन डिस्टिंग्विश्ड ऑफ Broadway venues, including the historic Cherry Lane Theatre, where the playwright directed 2 of his early one-act play, The American Dream and the Sandbox। ये इनका one-act play है, The American Dream and the Sandbox। ये इनका one-act play है, आपको ये ध्यान में रखना है। The American Dream and the Sandbox ये one-act play है किसका, दिस इज one-act play ऑफ एडवर्ड एल्बी।
बाकी ये सब उनको अवार्ड मिला हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पुलित्जर प्राइज कितनी बार मिला, 3 टाइम्स मिला। किन किन ड्रामा को मिला, वो ड्रामा कब आया हुआ है। पुलित्जर प्राइज जो है सबसे बड़ा लिटरेरी प्राइज है अमेरिका का। अब इनके कुछ वर्क्स हैं, बहुत सारे वर्क हैं, एक नजर में तो आपको सब देखना ही पड़ेगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इनका है द जू स्टोरी, जो पहला था। इसमें 1959 दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट डेट 1958 है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं पे आपको 58 भी मिलेगा। तो 1958 द जू स्टोरी 1958, द डेथ ऑफ बेजी स्मिथ 1960, द सैंडबॉक्स 1960, फैम एंड याम 1960, द अमेरिकन ड्रीम 1961, Who is Afraid of Virginia Woolf 1962, Teeny Ellis 1964, A Delicate Balance 1966। बाकी ये सब है ऑल ओवर 1971, सी स्केप 1975, all these things you see, marriage play 1987, finding the sun 1983, these things you have to go with all these plays mentioned here। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि सारे प्लेज आपको कवर करने हैं कि पता चल जाए कि हाँ क्या है। जो ब्लू में है वो थोड़ा सा और क्लियर करना है, इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना। ये उनका प्ले का नाम है, ये उनका डेट है, किस डेट में आया हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना है। देन यू सी की थ्री टाल वुमन 1991, The Lorca play 1992, Fragments 1993, The play about the baby 1998, The goat or who is Sylvia, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2000 में। Occupant 2001, Knock Knock who is there 2003, Myself and I 2007, At Home at the Zoo 2009, At Home at the Zoo 2009। तो ये इनके प्लेज रहे हैं, और खास करके वो प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए पुलित्जर प्राइज मिला हुआ था, उसका डेट आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब हम लोग जो बात, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, बायोग्राफिकल स्टडी को लेके बात किया, उनके वर्क को लेकर के बात किया, वो किस तरह के ड्रामेटिस्ट हैं, किस पैटर्न पर लिखते हैं, और किसके समकक्ष वो है, किसके समकक्ष है, एडवर्ड एलबी जो है मार्टिन एस्लिन के समकक्ष है, यूजीन आइजेको के समकक्ष है, जीन जेनेट के समकक्ष है, हैरोल्ड पिंटर के समकक्ष है। तो ये सब जो बड़े राइटर रहे उनके अपने जो है, और सैमुअल बेकेट के। अब उनका जो प्ले है द जू स्टोरी, ये भी थिएटर ऑफ एब्जर्ड से जुड़ा हुआ है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, यह उसके बाद की लाइफ को प्रेजेंट करता है कि हाउ द पीपल ऑफ अमेरिका, हाउ द पीपल ऑफ यूरोप वर लिविंग। जो खास करके अमेरिका के पीपल हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनका जीवन कैसे है, वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने बात किया। वो काफी इंपॉर्टेंट प्ले, कई जगहों पे यूनिवर्सिटीज में ये प्रिस्क्राइब्ड है। पहली बात क्या ध्यान में रखना, द जू स्टोरी इज अ वन एक्ट प्ले, वन एक्ट, एक एक्ट में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, अमेरिकन प्लेरिट एडवर्ड एलबी ने लिखा हुआ, अमेरिका के। हिज फर्स्ट प्ले, या उनका पहला प्ले है, इट वाज रिटन इन 1958 एंड कंप्लीटेड इन जस्ट 3 वीक्स। आई जस्ट वांट टू नो ये प्ले कब लिखा गया, व्हाट इज द डेट एंड हाउ मेनी एक्ट इट हैज। 1958। 1958 कितना एक्ट, कितना है, 1 एक्ट। 1 एक्ट। कितने वीक्स में कंप्लीट हुआ है, 3 वीक्स में। 3 वीक्स में कंप्लीट हुआ है। द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइसोलेशन। जो प्ले है उसका जो थीम है क्या है, आइसोलेशन, अकेलापन, लोनलीनेस, एकदम से कट ऑफ सोसाइटी से, बिल्कुल अलग, किसी से कोई मतलब नहीं, एक अलग दुनिया में जो आप कह सकते हैं कि आदमी रह रहा है, तो उसको बताया। आइसोलेशन है, लोनलीनेस है, मिस कम्युनिकेशन, और गलत ढंग से लोगों से बात करना, या संवाद की कमी है, एक दूसरे से बात ना करना, अपने आप को अलग कर लेना। एनाथीमेटाइजेशन, सोशल डिस्पैरिटी, समाज में जो एक आप कह सकते हैं इनइक्वालिटी है, असमानता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो जो है कल्चर को लेकर के हो, रिलीजन को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, जो समाज में तमाम तरह के भेद मौजूद हैं, वो जो डिस्पैरिटी है उसको लेकर के बात किए गए। एंड डीह्यूमनाइजेशन, और जो लगातार जो है मानवता में कमी, या जो एक तरह से मानवीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जो कमी हो रही है, उसको लेकर के बात की गई है।
कहाँ पे बात की गई? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, आज की भौतिकवादी संसार में। सो यू कम टू नो द जू जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। उनका पहला प्ले जो 1958 में आता है, वन एक्ट प्ले है एडवर्ड एलबी का। इसके अलावा जो है ये जो प्ले है 3 वीक्स में कंप्लीट हुआ है। द प्ले एक्सप्लोर्स, इसका जो थीम है आइसोलेशन, अकेलापन। एक्चुअली में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा जो है लोगों में ट्राउमा, पेन, मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिजीज, इश्यूज तमाम तरह के, और रिश्तों में जो गर्माहट थी वो कड़ुआहट में बदल गई है। खास करके जो है एक मटेरियलिस्टिक लाइफ, भौतिकवादी जीवन लोग जी रहे हैं, तो वो जो जीवन है उस जीवन में कोई मीनिंगफुल कोई काम नहीं हो रहा, सारे काम मीनिंगलेस हो रहे हैं। उसका उन्होंने दिखाया कि किस तरह का लोग जीवन जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनमें कितना क्रोध है, कोई अंडरस्टैंडिंग, ऑल दीज थिंग्स यू सी। तो आइसोलेशन, लोनलीनेस, मिसकम्युनिकेशन, एनाथीमेटाइजेशन, सोशल डिस्पैरिटी एंड डिह्यूमनाइजेशन, इसको दिया गया। Today, professional theatre companies can produce the zoo story either as a part of Edward Albee's At Home at the Zoo, originally titled Peter and Jerry, or as a standalone play. It is prequel Home Life, written in 2007. However, can only be produced as a part of Edward Albee's Home at the Zoo. तो उन्होंने कहा कि इसका कई तरह से और भी आया पार्ट, जो कई तरह से इसको प्रेजेंट किया गया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल है वो क्या है? द जू स्टोरी। ये तो आपको मैंने बताया कि क्या थीम है, कितने एक्ट में है, वन एक्ट में है, कब लिखा गया? 1958 ईस्वी में लिखा गया। सब्जेक्ट क्या है? आइसोलेशन है, डिह्यूमनाइजेशन है, मिसकम्युनिकेशन है, और साथ ही साथ मीनिंगलेस टास्क है, इरेशनल इलॉजिकल चीजों को लेकर के बातें की गई है। एक्सक्यूज मी सर। या सर एनाथेमेटाइजेशन मींस क्या होता है? जो एनाथीमेटाइजेशन है वो एक डिजीज को लेकर के उन्होंने बताया। एनाथीमेटाइजेशन जो है कोई ऐसा नहीं, वो आपका डिसऑर्डर, और आप कह सकते हैं कि अनरेस्ट और एंजाइटी की जो सिचुएशन है उस पार्टिकुलर चीज को लेकर के उन्होंने बताया हुआ है। देन यू कम टू नो व्हाट, देन यू कम टू नो कि जो ये दिस वन एक्ट प्ले है एक कहाँ पे है, इसका सेटिंग क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें रही हैं, और कौन कैरेक्टर्स हैं, वे आपस में क्या बातें करते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। दिस वन एक्ट प्ले कंसिस्ट 2 कैरेक्टर्स, जो भी बातें बताई गई 2 कैरेक्टर्स के बीच में है, और भी कैरेक्टर, लेकिन उनमें कोई मतलब नहीं। थिएटर ऑफ एब्जर्ड की एक खासियत होती है कि उसमें बहुत कम कैरेक्टर यूज किए जाते। कोई भी ड्रामा जो इस पैटर्न पर लिखा जाता है, थिएटर ऑफ एब्जर्ड के पैटर्न पर, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि इकोनोमाइजेशन ऑफ कैरेक्टर में किफायत बरतना, कम से कम कैरेक्टर यूज करना। तो ये जो वन एक्ट प्ले है इसमें कौन कौन से कैरेक्टर? 2 हैं, एक तो कैरेक्टर पीटर और दूसरा कैरेक्टर जेरी। दीज आर द 2 कैरेक्टर्स, ये हमें ध्यान में रखना है। ये दोनों कैरेक्टर कहाँ पर है? ये दोनों कैरेक्टर एक पार्क में बैठे हुए हैं। पार्क में एक बेंच है, उस बेंच पर ये बैठे हुए हैं। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी में कोई पार्क है, वहां पे एक बेंच है, वहां पे बैठे हुए हैं। और बैठने वाला कौन? पीटर पहले से ही वहां पर है, जेरी बाद में आता है। दोनों का नेचर अलग है। अभी आप जैसे जैसे ड्रामा का ये लाइन पढ़ेंगे आपको बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल दोनों का नेचर अलग है, अलग किस्म के हैं। पीटर इज अ वेल्दी पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव विद अ वाइफ। पीटर एक धनवान आदमी है। जो अब एक किसके बारे में बात हो रही? पीटर के बारे में। दोनों कैरेक्टर कौन है? पीटर है, और दूसरा कैरेक्टर कौन है? जेरी है। पीटर एंड जेरी आर सिटिंग वेयर? दे आर सिटिंग इन यू कैन से ऑन अ पार्क बेंच। दे आर सिटिंग ऑन अ पार्क बेंच। उसके बाद जो है क्या होता है कि अब जो है यहाँ पे बताया जा रहा है पीटर का नेचर क्या है। जो पीटर का नेचर है, पीटर जो है वेल्दी है, पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव है, उसका परिवार भी है, वाइफ उसके है, 2 डॉटर्स है, 2 कैट्स है, एंड 2 पैरा किड्स है। पैरा किड्स, पैरट्स आप कह सकते हैं, स्मॉल बर्ड्स को लेकर के। सो यू कम हियर कि पीटर की जो फैमिली है उसमें जो है वाइफ है, 2 बेटियां हैं, 2 कैट है, और जो है साथ ही साथ आपका 2 पैराकिड्स है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पीटर का नेचर है वो अपने परिवार से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? उसको जब 2 बेटियां हो जाती, वो कहती है कि मुझे बेटियां नहीं बेटा चाहिए था। एक तो अनरेस्ट और एंजाइटी का उसका एक कारण ये भी है कि
फैमिली होते हुए भी वह डिस्टर्ब है, पैसा होते हुए भी सब कुछ, लेकिन उसके लाइफ में सुकून नहीं है। क्यों? उसकी जो इच्छा है, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग परिवार में पर्सन्स नहीं है। दूसरा चीज, वह जो है क्या करना चाहता था, कैट नहीं पालना चाहता था, कैट की जगह वो डॉग पालना चाहता, लेकिन उसकी फैमिली में चल नहीं पाई, बच्चे या पत्नियों की चली, उन्होंने अपनी डिमांड के अनुसार उसको रखा। जो 2 पैराकिड्स है उसमें भी उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो कुल मिला करके जो आपका पीटर है, Peter is a disinterested man. And disinterested, he does not have any interest in his family or family members. He is not happy with his family members या with his wife and daughters. उसके साथ वो खुश नहीं है, वो अपने अनुसार चीजों को नहीं चला पा रहा है वहां पर। और वो कहाँ पे आता है, वो हर संडे को आता है। कहाँ पर? ये पूरा सेटिंग कब है? संडे की है। हर संडे को आता है। कहाँ पर आता है? न्यूयॉर्क सिटी का जो पार्क है, उसी पार्क की बेंच पर आता है, वहां किताबें खोल करके पढ़ता रहता है। तभी एक और आदमी की एंट्री होती है उसी पार्क में। उस आदमी का क्या नाम है? जेरी है। जेरी को आप कह सकते हो वो इंट्रूडर है। जेरी इंट्रूडर कैसे है? इसलिए इंट्रूडर है, घुसपैठिया टाइप का है। घुसपैठिया से क्या मतलब है? अगर पीटर उस बेंच पे किताब पढ़ रहा है तो जेरी जबरदस्ती जाके उसको जो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, उससे बात करना चाहता है। लेकिन उसके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है, जो कि पीटर को समझ में नहीं आता है। तो जेरी की के लाइफ को तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने जो सारा बात किया, पीटर को दो कैरेक्टर है, दे हैव डिफरेंट नेचर। एक आदमी पहले से किताब पढ़ रहा है, उसका फैमिली है, दो बेटी है, टू आप कह सकते हैं कि पैराकीट्स है, 2 कैट्स है, बट ही इज नॉट हैप्पी with his family, yeah, he's not happy with his family members because he wanted sons instead of daughter, and instead of cat he wants to pet dog। ये सब वो पालना चाहता था, लेकिन उसका चल नहीं पाया। ये माइंड आपको मेकअप करके रखना, किसके बारे में? पीटर के बारे में। अब जेरी क्या करता है? जेरी इज एन आइसोलेटेड एंड डिसहार्टेड मैन। जेरी की एक खासियत है कि वह हमेशा अकेला रहा, उसका कोई परिवार नहीं है, और वह डिसहार्टेड मैन है। डिसहार्टेड का मतलब उसका जैसा लगता है कि बहुत ज्यादा वह उदार नहीं है, उसका लाइफ में बहुत ज्यादा आपको उदारता नहीं लगेगी। तो जेरी जो है वह क्या है? वह आपका आइसोलेटेड है, डिसहार्टेड मैन है, डेस्परेट टू हैव मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विद अनदर ह्यूमन बीइंग। और जब भी वह किसी से बात करता है, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन किसी से करता है, तो हमेशा हतोत्साहित रहता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी बात को सही से रख नहीं पा रहा, उसके अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो थिएटर ऑफ एब्जर्ड की ये दूसरी खासियत होती है। एक तो उसमें मीनिंगलेस बातें होती है, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वे अपनी बात को क्लियर नहीं रख पाते हैं। इसीलिए एक वर्ड यूज किया गया है कि इस प्ले का जो थीम है वो मिस कम्युनिकेशन है। दे मिस कम्युनिकेट, दे डोंट कम्युनिकेट, यू कैन से कि बहुत अच्छे ढंग से विद ओपन हार्ट एंड माइंड, उस तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो इस पूरे प्ले का जो थीम है, एलियनेशन, लोनलीनेस, मिस कम्युनिकेशन, दिस थिंग्स वी सी हियर। तो जेरी इज एन आइसोलेटेड एंड डिसहार्टेड मैन, desperate to have a meaningful conversation with another human being। तो you came to know about whom? You came to know about जेरी। जेरी का लाइफ बिल्कुल अलग है, उसका अपना कोई परिवार नहीं, वाइफ नहीं, बच्चे नहीं, डॉग नहीं, कुछ भी नहीं। बल्कि जेरी ये बताता है कि वह किराए पे रहता है, और जहां पे वो किराए पे रहता है तो उसकी जो लैंड लेडी है, वो जो है क्या की हुई है, उन्होंने एक कुत्ते को पाल रखा है, और वह कुत्ता उसके ऊपर हमेशा अटैक करता है, बातों बातों में ये बात बताएगा। और जो लैंड लेडी है वो उसको हमेशा सिड्यूस करने की कोशिश करती है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। तो जेरी की अपनी अलग प्रॉब्लम है, बट जो जेरी की प्रॉब्लम है ये वो किसके साथ शेयर करना चाहता है? पीटर के साथ। लेकिन पीटर को उसकी इस बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यह क्या इंडिकेट करता है कि इन सोसाइटी आज के समय में पीपल डोंट हैव एनी टाइम टू टेक इंटरेस्ट इन योर लाइफ या इन योर मीनिंगलेस और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। चाहे आपका कन्वर्सेशन मीनिंगफुल हो, चाहे आपका कन्वर्सेशन मीनिंगलेस हो, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये किसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई? पीटर एंड जेरी के माध्यम से। He intrudes on Peter's peaceful state by interrogating him and forcing him to listen। ही का मतलब यहाँ पे कौन? जेरी। जेरी क्या करता है? इंट्रूडिंग का काम करता है, घुसपैठिए का काम करता है। किसके कहाँ पे? पीटर के प्रति। क्यों? पीटर शांति से पढ़ रहा किताब,
पार्क की बेंच पर बैठ करके, लेकिन आता है और जो है जेरी क्या करने लगता है, उसे इंट्रोगेट करता है, क्वेश्चन करता है, एंड फोर्सिंग हिम, और उसके ऊपर दबाव डालता है टू लिसन द स्टोरीज अबाउट हिज लाइफ, कि तुम मेरे जीवन की कहानी सुनो, तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे इससे कोई मतलब नहीं, जस्ट लिसन the stories related to my life, to listen to stories about his life and the reason behind his visit to the zoo, और इसको भी सुनो कि वह जू क्यों गया हुआ था, एंड द रीजन। तो दोनों अजनबी है, बोथ आर स्ट्रेंजर्स, दे डोंट नो इवन ईच अदर, दे आर नॉट रिलेटिव्स, दे डोंट हैव एनी रिलेशनशिप, लेकिन उसके बावजूद भी जो है क्या करता है जेरी, कहता कहता कि नहीं, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ जस्ट क्लोज योर बुक and talk with me, whatever I am saying with you, listen it passionately, listen it carefully, give your ear, give your heart, give your mind, सब कुछ तुम अपना कंसेंट्रेट मेरी ओर करो, मेरे बातों की ओर करो, ना कि जो है तुम कहाँ पे अपनी किताब में लगे रहो। उसको फोर्स करता है, बट ही डजंट शो एनी इंटरेस्ट, उस वह जो है उसमें कोई नहीं, ही का मतलब यहाँ कौन, पीटर, पीटर को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। फिर वो क्या करेगा, वायलेंट हो जाएगा, कौन, जेरी, जो अपनी बात को सुनाने के लिए वायलेंट हो जाएगा। द एक्शन इज लीनियर अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस इन रियल टाइम, करें कि ये जो पूरा एक्शन है एक लीनियर, एक ही पैटर्न पर चलता है, एक ही लाइन, एक ही ढर्रे पर चलता है, और हर घटना को बिल्कुल रियल टाइम जैसा दिखाता है कि ऐसा घटित हो रहा है। द एलिमेंट्स ऑफ आयरनिक ह्यूमर एंड अनरिलेटिंग ड्रामेटिक सस्पेंस आर ब्रॉट टू अ क्लाइमैक्स व्हेन जेरी ब्रिंग्स हिज विक्टिम डाउन टू हिज ओन सेवेज लेवल। कह रहे कि एक क्लाइमैक्स भी नजर आता है जब जेरी क्या करता है, when जेरी brings his victim, जब जेरी अपने विक्टिम को एक सेवेज लेवल पर ला करके खड़ा कर देता, अनकल्चर्ड, अनपॉलिश्ड, अनमैनर्ड लेवल पर। सो आपको इस पे कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो जेरी है वह वायलेंट हो जाता है, जो जेरी है वह सेवेज है, वह अनकल्चर्ड है, वह अनमैनर्ड है, अनसोफिस्टिकेटेड है, सच अ टाइप ऑफ थिंग्स यू फाइंड। उसके बाद क्या होता है कि इवेंचुअली पीटर हैज हैड एनफ टू हिज हैज हैड एनफ ऑफ हिज स्ट्रेंज कंपेनियन एंड ट्राइज टू लीव। पीटर जो है सोचता है ये अजनबी आदमी स्ट्रेंज है और वह उस जगह को छोड़ना चाहता है। जेरी बिगेन्स पुशिंग पीटर ऑफ द बेंच, वो छोड़ के जाना चाहता है लेकिन इससे भी जेरी को बर्दाश्त नहीं होता, तो जेरी उसको क्या करता है, पुश करने लगता है बेंच से, और अंतिम में उसको जो है पुश करते करते बेंच से नीचे कर देता है। एक्चुअली यू सी दीज थिंग की समटाइम्स व्हेन यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, यू हैव गॉट अ सीट, और खास करके अगर आप जो है जनरल बोगी में है और बैठने की जगह 4 है, आपने 5 को बैठा लिया, तो कोई छठा भी आएगा कहेगा थोड़ा खुसुक, थोड़ा खिसिक इधर उधर की, देन आपको क्या करेगा, एकदम किनारे लगा देगा। तो दैट द सिचुएशन की एक स्ट्रेंजर आया हुआ है, और वह स्ट्रेंजर कौन है, दैट स्ट्रेंजर इज जेरी। और वह जेरी क्या करता है, पहले तो उसकी सीट पे बैठता है, फिर उसको पुश कर देता है और बिल्कुल सीट से उतार देता है उस बेंच की पार्क से। जेरी begins pushing पीटर ऑफ द बेंच एंड challenges him, और इतना ही नहीं, जब वह उसकी बात को नहीं सुनता तो उसको उससे वह लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाता है, एंड challenges him to fight for his territory, और कहता कि ये क्षेत्र मेरा है, ये पूरी बेंच अब मेरी हो गई है, अगर तुम्हें अपनी बेंच पर दोबारा बैठना है, सीट लेनी है, तो आओ मुझसे लड़ो जो है। तो ही जस्ट इनवाइट्स, कौन जो है आपका जेरी, जेरी किसको इनवाइट करता है, जेरी इनवाइट्स पीटर, आई हैव टेकन योर टेरिटरी, आई हैव टेकन योर रीजन, आई हैव टेकन योर सीट, आई हैव टेकन योर बेंच, इफ यू वांट टू गेट योर सीट, बेंच, टेरिटरी और रीजन, कम एंड फाइट विद मी, आइए मुझसे लड़िए जो। तो कौन लड़ेगा आज के समय में जो उसमें, तो दैट इज द थिंग। वो बता रहा है कि ये मॉडर्न एज में या पोस्ट मॉडर्न एज में how the people, strange people are there, mad, sometimes cynic person, disorder type का people, you come and see, you have to face, they become violent, they force you, just listen me carefully, अगर आप उनको स्पेस नहीं दे रहे तब भी प्रॉब्लम, स्पेस देते हैं तब भी प्रॉब्लम। अनएक्सपेक्टेडली जेरी पुल्स अ नाइफ, जेरी क्या करता है, उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, तभी जेरी एक जो नाइफ निकालता है ऑन पीटर, एंड देन ड्रॉप्स इट एज इनिशिएटिव फॉर पीटर टू ग्रैब, और वह पीटर के ऊपर उससे हमला कर देता है। दैट इज द पॉइंट।
देन यू कम टू नो कि ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जेरी बिकम्स वायलेंट। पहला तो जो वायलेंट था वो स्क्रीमेज था, स्क्रीमेज का मतलब धक्का मुक्की, SCRIMMAG। लेकिन बट उसके बाद वो क्या करता है, ही टेक्स नाइफ एंड ग्रैब, जस्ट सेज कि इफ यू वांट टू गेट योर सीट अगेन कम एंड फाइट विद मी। ये पूरा आप उसका देख सकते हैं, उसका नेचर। दोनों कैरेक्टर को एक पार्क है, बेंच है, वहां पे बैठ करके स्टोरी कहाँ से कहाँ चली जाती है, अपनी बात सुनाता है, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं होता, उसको कहाँ से करता है। पीटर एंड देन ड्रॉप्स इट एज इनिशिएटिव ऑफ पीटर टू ग्रैब व्हेन पीटर होल्ड द नाइफ। जब पीटर नाइफ को पकड़ता है डिफेंसिवली अपनी रक्षा रक्षा के लिए, जेरी चार्जेस हिम एंड इम्पेल्स हिम ऑन द नाइफ, नाइफ से उसको वो कर देता है। देन यू कम टू द ब्लीडिंग ऑन द पार्क बेंच, खून निकलने लगता पार्क और बहुत सारा खून बह जाता पार्क बेंच पर। जेरी फिनिशेस हिज जू स्टोरी बाय ब्रिंगिंग इट इनटू द इमीडिएट प्रेजेंट, कुड आई हैव प्लान्ड ऑल दिस। कह रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, कुड आई हैव प्लान्ड ऑल दिस, क्या इतना जितना मैंने किया क्या मैंने इसे पहले से प्लान किया था। फिर कहता नो 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 आई कुड नॉट हैव, मैंने तो प्लान करके नहीं आया था, बट आई थिंक आई डिड, लेकिन मैं सोचता हूँ मैंने ही किया। तो अब आप ये सोचिए कि वो कितना एबनॉर्मेलिटी उसके अंदर है। वो कर लिया, अटैक भी कर दिया, अपने ऊपर भी अटैक कर लेता है और खून वगैरह वहां बहने लगता है। तो कहता क्या ये मैंने प्लानिंग के साथ किया, नहीं नहीं मैंने प्लानिंग के साथ नहीं किया, ऐसा नहीं क्या मैंने ही किया। फिर कहता हाँ मैंने ही किया। एक डायलेमा को आप देखिए, और वो करने के बावजूद भी वो ये सोचता है कि वेदर आई हैव कमिटेड दिस गेम, वेदर आई हैव डन दिस क्राइम, मैंने किया या किसी दूसरे ने किया, दैट इज द पॉइंट। तो ये जो सिचुएशन है ये पोस्ट वर्ल्ड वार का, कि पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद का जो लाइफ है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, मेंटल डिसऑर्डर है, लोगों के लाइफ में अनरेस्ट है, एंजाइटी है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है, people are not living normal lives, people don't have time to listen the problems or issues of any other person or strange person, but sometimes strange person come as intruder and they just intrude or force someone to just listen me, what the problem I have sharing with you, give me company, give me space, give me room, ये सब चीजें। फिर उसको कहता क्या मैंने किया, क्या मैंने किया। ये जो ड्रामा है ये आपको बहुत ही क्लाइमैक्स पे ले जाता है कि वो आदमी जिसने किया वो किस कंडीशन में है, उसको खुद भी नहीं पता, वेदर ही हैज डन वेल प्लानिंग के साथ। तो थिएटर ऑफ एब्जर्ड में कोई भी इवेंट वेल प्लानिंग के साथ नहीं होता है। हॉरिफाइड पीटर रन्स अवे, पीटर वहां से भाग जाता है। हॉरिफाइड पीटर रन्स अवे फ्रॉम जेरी हुज डाइंग वर्ड्स, और मरते मरते जेरी के लास्ट शब्द होते हैं, जेरी लास्ट में मर जाता है क्योंकि वो चाकू अपने ऊपर ही अटैक कर लेता है। ओ माय गॉड आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉनफुल मिमिक्री एंड सप्लीकेशन। कहता है हे ईश्वर यह जो दुनिया है यह मिक्सअप है घृणा का, स्कॉनफुल का, मिमिक्री का, लोगों की हंसी उड़ाई जाती है, सप्लीकेशंस का यहाँ पे चीजें। तो वो मरते मरते दीज आर द लास्ट वर्ड्स। तो ये डायलॉग आपको याद करना है कि ये डायलॉग किसका है, पीटर का है, सॉरी उसका जेरी का है। पीटर तो किसी तरह से बच के भाग जाता है, लेकिन जेरी ने दुनिया की हकीकत से लोगों को रूबरू कराया हुआ है कि दिस वर्ल्ड इज हाउ, दिस वर्ल्ड इज अ स्कॉनफुल वर्ल्ड, हियर इज ओनली मिमिक्री, हियर इज ओनली सप्लीकेशन, नथिंग रिमेन्स एट ऑल, no joy, no pleasure, only hatred feeling. So you come to know about what you come to know कि थिएटर ऑफ एब्जर्ड क्या है, पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस क्या है। थिएटर ऑफ एब्जर्ड से जुड़े हुए आज एक अमेरिकन ड्रामेटिस्ट एडवर्ड एल्बी, उनका ड्रामा द जू को लिया गया जिसमें दो कैरेक्टर है, एक तो पीटर है, दूसरा आपका जेरी है। दोनों जो है बेंच पे बैठे हुए न्यूयॉर्क सिटी का पार्क में, और फिर कैसे दोनों का अलग अलग डिफरेंट नेचर यू see here. Now, I think I have done. You can just send your feedback. How did you find this class? और कल का जो टाइमिंग होगा, कल से हमारा ही शेड्यूल है, तो कल 7:30 पे हम लोग जो है शाम को कल करेंगे। और इधर जब रमजान शुरू हो जाएगा तो आपकी क्लास को मैं शाम को 4 बजे रखूंगा, पूरा एक महीने 23rd से मैं रखूंगा। लेकिन अभी तो आज 19 है, 21 और 22 3 डेज जो है आपका उसमें रहेगा, 7:30 पे शाम को रहेगा। मानवी is saying thank you, जागृति ओके सर नो प्रॉब्लम, इरम थैंक यू, मानवी थैंक यू, क्लियर है, जागृति का इरम ओके ओके, थैंक्स फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स।
So now concluding, thanks Yogita, thanks Aliza. एंड जस्ट कंक्लूडिंग आई थिंक कि दैट कल हम लोग जो बात करेंगे वो अमेरिकन ड्रामेटिस्ट, अभी इधर अमेरिकन ड्रामेटिस्ट के कुछ वर्क है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में आता है, खास करके कल हम जो बात करेंगे आर्थर मिलर को लेकर के बात करेंगे, उनके कुछ वर्क्स हैं। और अगर किसी को इस पे कोई प्रॉब्लम हो रही टीचमेंट पे, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट से, चूंकि इसमें क्लास रिकॉर्डिंग हो जाएगा, बाद में आप सारी चीजें देख सकते हैं। Yes, sir. Okay. So saving here, and I don't think that you have any problem या you have any issue. If you have any issue with this teachment app तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ज्यादातर जो है अपने आप को कंफर्ट जोन में इसी ऐप के साथ पाता हूँ, ना कि गूगल मीट पे रिकॉर्ड नहीं हो पाता। कोई अगर बाद में जो है लेक्चर को सुनना चाहता तो उसके साथ प्रॉब्लम आती है, बट हियर यू विल गेट द रिकॉर्डेड वीडियो आल्सो। सो नाउ कंक्लूडिंग हियर। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मानवी एकदम ठीक है, नो प्रॉब्लम। शिवम, अलीजा नो इशू, मानवी नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक्स।